और ये फिर 6(3) आ जाता है, इससे भी हम लोग सब परिचित हैं कि यदि ऐसी कोई सूचना ठीक आपके पास आती है बीइंग सीपीआईओ जो आपसे पर्टेन नहीं कर रही है, ठीक, या फिर आपको पता है कि वो किसी दूसरे पब्लिक अथॉरिटी के पास क्लोजली कनेक्टेड हो सकती है, किसी और के डोमेन में आ सकती है, ठीक, दोनों केसेस में। तो जो आपके पास आई है वो एप्लीकेशन विद इन 5 डेज, मैक्सिमम विद इन 5 डेज ऑफ रिसीट ऑफ दैट एप्लीकेशन, वो आप कंसर्न्ड सीपीआईओ को जो आपके पास अगर है इंफॉर्मेशन कि हाँ इसके पास हो सकती है या इसके पास हो सकती है, दोनों केसेस में आप ट्रांसफर करेंगे विद इंडोर्समेंट टू द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट को भी साथ ही में इंडोर्स करेंगे कि ये सूचना इस सीपीआईओ से पर्टेन कर रही है और आप उससे अब ले सकते हैं और इमीडिएट उसको सूचना दे देंगे। अब इसमें क्या चाहता है कि हमें पता ही ना हो कि सीपीआईओ कौन है, तो आप कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, इन दैट केस आप वापस कर सकते हैं सीधे सीधे। ये डीमिंग प्रोविजन है इसका कि अगर आप तो सूचना नहीं है, आप वही सूचना दे सकते हैं बीइंग पब्लिक अथॉरिटी, बीइंग सीपीआईओ जो आपके पास एग्जिस्ट कर रही है, या आपको अगर 5-6 लोगों का बीच का सीपीआईओ बनाया गया है तो आप उनसे लेके दे सकते हैं। लेकिन आपके पास ये डोमेन नहीं है कि अगर आप आईटीओ हरदोई हैं तो आप आईटीओ सीतापुर से कोई सूचना लेके देंगे, ठीक है। और अगर आपको ये जानकारी है कि वो सूचना आईटीओ सीतापुर के पास होगी तब तो आप लिख के दे देंगे उसको कि ये सूचना आईटीओ सीतापुर के पास है। लेकिन अगर आपको ये जानकारी ही नहीं है तो यू आर नॉट सपोज टू नो एवरीथिंग, आपको एज इट इज एप्लीकेशन वापस कर सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है और हमसे पर्टेन नहीं करती है। और चाहे तो सेफर साइड एक स्पीकिंग ऑर्डर में ये भी लिख दीजिए कि इन द मैंडेट ऑफ 6(3) दिस सीपीआईओ इज अनअवेयर ऑफ ये सूचना किसके पास होगी। बोर्ड से कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाती है तो बोर्ड के पास है, वो पूरे इंडिया में वो बड़ा एक अलग अजीब ही है, वो तो अलग है कि वो पूरे देश भर में वो कबूतर की तरफ वो बिल्कुल होता है, ये बड़ा अजीब स्थिति है। पूरे मोहल्ले पॉपुलर हो जाता है, मांगेगा नहीं, इतनी रजिस्ट्री उसके घर में पहुंचेगी कि वो बंद कर देगा, पूरे मोहल्ले पॉपुलर हो जाता है, सबको मांगने की जान हो जाती है। एक्ट पे आते हैं। अब इसका मेन एग्जीक्यूटिंग सेक्शन, जो मेन जहां से एग्जीक्यूट होती है आरटीआई एप्लीकेशन, वो सेक्शन 7 जहां से इसका मेन एग्जीक्यूट होता है, ऑर्डर पास होता है। आप ऐसे समझ लें, टाइम लिमिट ऑफ द ऑर्डर एंड पासिंग ऑफ द ऑर्डर, रिजेक्शन ऑफ द ऑर्डर, ये सब कुछ जो है वो सेक्शन 7 में। 7(1) इंपॉर्टेंट है, 7(1) में ही ऑर्डर पास होता है। अब ये कह रहे हैं कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजो ऑफ द सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5। इसका मतलब ये हो गया कि 5(2) में जो एपीआईओ और सीपीआईओ है उसके पास जो सूचना जाती है तो उसमें 5 दिन आपको पड़ जाते हैं, इसीलिए वर्ड लिख दिया सब्जेक्ट टू। और प्रोविजो टू द सेक्शन सबसेक्शन 3 ऑफ 6(3), इसका मतलब कि अगर आपने वो ट्रांसफर की थी सूचना तो ऑब्वियसली वो 5 दिन बाद एक्चुअल सीपीआईओ को मिली तो वो 5 दिन भी माइनस हो जाएंगे, यानी 35 दिन इफेक्टिवली हो जाएंगे, है ना। तो जो सीपीआईओ या एसपीआईओ है, जो भी रिक्वेस्ट उसको मिली एप्लीकेंट की, ठीक, वो उस सूचना को as soon as possible but not later than 30 days, within 30 days वो क्या करेगा, वो या तो प्रोवाइड करेगा या रिजेक्ट करेगा विद द रीजन कोटेड कि वो सूचना रिजेक्ट क्यों कर रहा है, जो कि हमारे यहाँ रिजेक्शन की या रिस्ट्रिक्शन क्लॉज सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में डिफाइंड है। वो उसके आधार पर उसको रिजेक्ट करेगा, ठीक, कोट करते हुए। प्रोवाइडेड अगर वो किसी के लाइफ और लिबर्टी ऑफ द पर्सन से रिलेटेड है तो वो सूचना 48 घंटे उसकी टाइम बारिंग हो जाती है। कोई मेंटेन नहीं करता है इंफॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए हमारे वहाँ जाओ से मान लीजिए मांगते हैं आपके पास कितने पैन है, लेकिन जाओ के पास है नहीं, क्या करें? नहीं, अगर आपके पास कितने पैन हैं ये होना चाहिए। अगर ये सपोज टू बी द पोजीशन ऑफ सीपीआईओ है तो आपको फिर चाहिए ही होगा। नहीं, पैन बेस्ड जो रिजेक्शन है, नंबर ऑफ पैन कितने हैं, ये किसी के पास इंफॉर्मेशन आज की डेट में नहीं है। ये रिटर्न फाइलर्स तो हैं, रिटर्न फाइलर है लेकिन पैन नहीं, कुछ तो तरीका होगा फिल्टर करने का, ये मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। मान लीजिए कोई अगर वो असर्टेनेबल है, अभी हम आते हैं इस बात पे सेक्शन 10 पे, अगर वो असर्टेनेबल है, ऐसी सूचना जो कि सर्टेन सूचना है जो दी ही नहीं जा सकती, असर्टेनेबल की कैटेगरी में चली गई, लेकिन असर्टेनेबल कैसे होगी, उसको फिल्टर करने का तरीका आप पता करिए, सूचना मांगी जा सकती है या इस बारे में पता करें कि पैन बेस ही मेन जो रिस्ट्रिक्शन है, तो नंबर ऑफ पैन कितने हैं आपके पास। जैसे कोई इंफॉर्मेशन आती है उसमें मान लीजिए वो कुछ कहता है कि फिल्टर करके रिपोर्ट को क्या वो दे सकते हैं? नहीं, अभी उस बारे में भी आ रहा है सेक्शन 7 8 इस बारे में कह रहा है, सेक्शन 7 8 एंड 7 9
कि वो जो सूचना आपके पास जिस रूप में है आप उसी रूप में देने के लिए बाध्य हैं। हाँ, अगर वो सर्टेन कहता है, टेबल कह देता है और फीजिबल है वो, कि जैसे उसने कहा कि सीरियल नंबर 1 पे ये बता दीजिए, सीरियल नंबर 2 पे ये बता दीजिए, अगर वो फीजिबल है विदाउट डिस्टर्बिंग योर रिसोर्सेज, कि जिससे आपका पूरा रिसोर्सेज और मैन पावर और एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उसका एक्सेल शीट क्रिएट करने में ही लग जा रही है, तो ऐसे केसेस में 7-9 में आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं कि हम उस चीज में आपको नहीं दे सकते, जितना आपने एग्जॉस्टिव इतनी एक्सेल शीट मांग लिया, नए रूप में क्रिएट करके हम नहीं दे पाएंगे। जिस रूप में हमारे पास है उसी रूप में मुझे ऐसा मिला ना कि आप उस रूप में देंगे जिस रूप में आपके पास में है। हाँ। वो ठीक है सर, जैसे अब मैं सीपीआई हूँ, मुझे पता है कि मेरे पास किस रूप में है। हाँ। पर जो एप्लीकेंट उसे नहीं पता है। हाँ, ये ठीक है, लेकिन यही तो प्रोटेक्शन दिया है ना उन्होंने, कि अगर इतनी एनर्जी, देखिए इसी चीज में ग्रे लाइन है, ग्रे एरिया है, अगर आपको थोड़ी सी मेहनत करके उसने 4 कॉलम बना दिए हैं और आप उसमें फिल इन कर सकते हैं, करवा सकते हैं, वो डाटा कर देना चाहिए, उस झंझट से उस 7-9 और फिर अपील में जाए और चीजें, अगर वो देने वाली इंफॉर्मेशन है तो आपने मैनेज कर दिया, और आपको लगता है कि नहीं इसकी टेबल को निकाल के और उसको बना के देने में ही पूरा 15-20 दिन चला जाएगा, हमें 2-4 स्टाफ और लगाना पड़ेगा, सारे काम रुक जाएंगे, तब उसका प्रोटेक्शन ले सकते। ये सब्जेक्टिव हो जाता है ये वाली चीज। 7-2 इंपॉर्टेंट है इस केस में, इसको बढ़ते हैं थोड़ा तेजी से आगे, फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे। 7-2 इंपॉर्टेंट है कि अगर जो टाइम लिमिट है वो निकल गई, 30 दिन की सीमा जो है वो निकल गई, तो उसके बाद या तो ऑर्डर आपने दिया या दिया ही नहीं, दोनों केसेस में, मतलब जो उसकी सूचना दी या रिजेक्शन दिया, व्हाटएवर, 7-1 का जो ऑर्डर है, या तो आपने 30 दिन के बाद पास किया है या पास ही नहीं किया, दोनों केसेस में ये मान लिया जाएगा कि आपने उसकी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, अभी आगे सेक्शन 20 में इसका यूज होगा पेनल्टी के समय में, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको एज फार एज पॉसिबल नहीं होने देना चाहिए। 7-2, ठीक है। ये वो है कि अगर आप जो इंफॉर्मेशन वो मांग रहा है उस पे सर्टेन फी उसको चार्ज करनी है, तो वो इस सेक्शन 7-3 में उसको इंटीमेट करेगा कि कैलकुलेशन के साथ कि भाई ये आपने मांगा है, इसमें इतने पेजेस लगने वाले हैं, और रीजनेबल उसका एक डिसाइड करेगा फी, इतने रुपए प्रति के हिसाब से वो फीस उससे मांगेगा, और जितना कम्युनिकेशन में पीरियड होगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा 30 दिन से। तो वो फीस भी आईपीओ के फॉर्म में? हाँ, आईपीओ के फॉर्म में, बैंक ड्राफ्ट के फॉर्म में, जो कैश प्रेस्क्राइब्ड मेथड ऑफ फी नहीं है। सेक्शन उसके लिए स्पेसिफिक है कि जो सेंसरी डिसेबल्ड हो उनको असिस्टेंस देंगे आप उसको प्रॉपर उसको एक्सेस कराने में। इंपॉर्टेंट इसमें जो है सेक्शन 7-7 भी है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर ऐसी कोई सूचना है जो थर्ड पार्टी से पर्टेन कर रही है, ठीक, तो उसके जो भी उससे आपने बात की है उसके जो रिप्रेजेंटेशन उसने दिया होगा थर्ड पार्टी, उसको कंसिडर करने के बाद ही आप ऑर्डर पास करेंगे सेक्शन 7-1 का, ठीक है। और ये है कि जो ऑर्डर होना चाहिए सेक्शन 7-1 का वो स्पीकिंग होना चाहिए, स्पीकिंग बाय वे ऑफ 3 लिम्स, 3 फीचर्स। क्या कि रीजन फॉर सच रिजेक्शन, आपने इंफॉर्मेशन दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, तब रीजन फॉर सच रिजेक्शन नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने इंफॉर्मेशन दी है तो भी और रिजेक्शन किया है तो भी, तो अगर रिजेक्शन किया है तो तीनों चीजें मेंशन होनी चाहिए, और अगर इंफॉर्मेशन दी है तो ये 2 चीजें मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी इंफॉर्मेशन से वो संतुष्ट ना हो, तो वो अपीलेट अथॉरिटी की डिटेल आपको देनी है और पर्टिकुलर्स ऑफ अपीलेट अथॉरिटी देनी है। ये 7-8 मैंडेट है इसका। थर्ड पार्टी केस में क्या किसी भी केस में? नहीं, अच्छा। 7-1 का ऑर्डर स्पीकिंग फॉर्म में होना चाहिए, तो स्पीकिंग होना चाहिए, वो 7-8 कह रहा है। अच्छा। स्पीकिंग का मतलब जब आप उसका रीजन रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब उसका रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको ये सूचना नहीं दूंगा, तो वर्ड लिखा है रीजंस फॉर सच रिजेक्शन, आप उसको कहेंगे कि हाँ ये इस सेक्शन में मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक, और इस वजह से रिजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक, और ये आप बताएंगे कि आप 30 दिन के अंदर ये FAA हैं, इनको अपील कर सकते हैं, उन अथॉरिटी का नाम ये है, उसका एड्रेस ये है, उसका व्हाटएवर, अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी है, ठीक, उसकी डिटेल देंगे। और ये है वो सेक्शन 7-9 का प्रोटेक्शन जो मैंने अभी आपसे चर्चा करी, जो नॉर्मली उसमें दी जाएगी जो उसने मांग ली है। नॉर्मली, जैसे नॉर्मल का मतलब होता है उसने अगर 3 कॉलम और 4 रो का एक टेबल दिया और वो फिलेबल है इंफॉर्मेशन, ठीक, कि आप यहाँ बता दीजिए नंबर ऑफ SSCs कितने हैं,
ठीक, तो आपने फिल्टर किया, वैल्यू आ गई, आपने डाटा दे दिया। ठीक, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एसएससीज कितने हैं फिल्टर किया, आपने दे दिया, मान लीजिए ये पॉसिबल है तो कर लेंगे, अदरवाइज जो उसका प्रोटेक्शन क्लॉज है वो यहाँ पे ही है उसके अनलेस के बाद। ठीक है, एक्ट में चीजें हैं वो डिस्क्लोजेबल हैं, या तो आप रेफर कर दीजिए उस सेक्शन को और एज इट इज कोट कर दीजिए। वो इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई छूट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्वेश्चन आंसर हो गया। वो अगर ये पूछे कि सेक्शन 12 आपका क्या कहता है, तो आप या तो कह सकते हैं कि सेक्शन 12 रिफर कर लीजिए, और भाई चूंकि आपसे उसने पूछ ही लिया इतना मेहनत करके, तो सेक्शन 12 इनकम टैक्स एक्ट की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, ये भी दे दिया आपने, और कोट करके आप रीट्रेट करके दे दीजिए जी। वो इन्फॉर्मेशन नहीं, देना आप चाहे दें चाहे ना दें, दोनों बातें हो रही। आप ये कह सकते हैं कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और यहाँ रेफर उसका पाथ बता सकते हैं। आपको इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना, एज इट इज देना है। एज इट इज देना है। तभी तो हमने कहा इन्वर्टेड कॉमा में आप एक्ट की लैंग्वेज को कोट करके दे सकते हैं कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 11 ये कहता है। सेक्शन कोड करके दे। अगर चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल कह दें कि वेबसाइट इसकी है, वहां पे अवेलेबल है, वहां से आप ले लीजिए, डायरेक्ट है वहां पे, उसको पाथ डायरेक्ट कर दीजिए, ये असिस्ट कर सकते हैं उसको। हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और आप ये कहें ऑथेंटिक, तो आप अपनी ऑथेंटिक वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं कि इस वेबसाइट पे आप देख लीजिए, एक्ट मिल जाएगा, वहां पे आप देख लीजिए। इंटरप्रिटेशन की पावर है ही नहीं, इंफॉर्मेशन है ना, हमें किसी क्वेश्चन के आंसर का जवाब देना है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। कई बार वो लोग ग्रीवांसेस भी उसमें करते हैं ना कि रिफंड नहीं आया, हमारा रिफंड नहीं आया, आप ये बताइए कि इसमें क्या एक्शन लिया आपने, या इसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, इसकी वजह से डिले हुआ है तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिन, पता नहीं क्या क्या उसमें आ जाता है। अगर वो इंफॉर्मेशन के फॉर्म में डायरेक्टली है तो वो पर्टेन करेगा आरटीआई एक्ट के दायरे में, अदरवाइज वो आरटीआई एक्ट के दायरे में ही। पहले टीपी लोग कर देते थे, फिर क्या पूछते थे क्या हुआ, अभी पूछते ये तो पूरी रिस्पांस थोड़ा डिले इज रिफंड, तो ये तो पूछते स्टार्टिंग में बताना पड़ेगा। अभी उस बारे में एक केस लॉ आएगा टीपी के बारे में कि टीपी, देखिए इसमें भी सब खाली एक स्पेसिफिक नहीं हो सकता, अगेन वो केस टू केस डिपेंड करता है इस बात कि वो इंफॉर्मेशन क्या मांग रहा है। ठीक, वो ये मांगता है कि मेरी जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस क्या है, या उसको आपने फॉरवर्ड किया या नहीं किया, या मान लीजिए इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरवर्डिंग ऑफ माय एप्लीकेशन। वो भी अगर समझदार व्यक्ति है तो अपने क्वेश्चन को भी ऐसे पूछेगा कि वो डॉक्यूमेंट का फॉर्म लगे। अगर वो समझदार सिटीजन है तो वो जो क्वेश्चन पूछेगा वो ऐसे पूछेगा कि वो लगेगा कि आपसे वो इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट मांग रहा है। तो वो सर्टेन, जब तक वो डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में फॉल इन हो रही होगी, आप बाध्यकारी हो जाएंगे देने के लिए उस पार्ट। अब ये देखेंगे हमारे यहाँ एग्जम्पशन किस किस पार्ट पे दे रखे हैं। इन्होंने कहा कि सेक्शन 8(1) में इसके एग्जम्पशंस के क्लॉज हैं 8(1)A से लेकर 8(1)J तक। भारत की सुरक्षा, संप्रभुता, सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई मैटर है तो वो डिस्क्लोजेबल नहीं है, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज में आ रहा है 8(1)A में। ऐसी चीज जो किसी कोर्ट ऑफ लॉ, ट्रिब्यूनल ने स्पेशली प्रोहिबिट करके रखी हुई है, ठीक है, कि वो नहीं देनी है, या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकती है, रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन है, 8(1)B में आ गया। ऐसी कोई भी चीज जो कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में है, ठीक, हमारे संविधान में मेंशन है कि ऐसी चीज जो कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट में हो, वो चीज हो गई। 8(1)D ट्रेड सीक्रेट, कमर्शियल सीक्रेट, अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अगर किसी के हैं वो इसके अंदर आएगा। इसमें 3-4 क्लॉजेज ऐसे हैं, और इसमें 8(2) में भी हम आएंगे। इसमें मेन आएगा अनलेस CPIO हैज द सब्सटेंटिव ग्राउंड और रीजन टू बिलीव कि ये इंफॉर्मेशन देना लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है, तब वो उसको ओवररूल कर देगा उसके रिस्ट्रिक्शन। ठीक, ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी भी CPIO के पास फ्यूडिशरी कैपेसिटी में, मतलब फ्यूडिशरी मतलब विश्वास के रिलेशन, ITR इज वन ऑफ दोज इंफॉर्मेशन। IT एक्ट के केस में जो ITR को फाइल करता है SSC, तो जो इनकम टैक्स रिटर्न या उसके अंदर की जो इंफॉर्मेशन है, ये एक फ्यूडिशरी कैपेसिटी में फाइल होती है IT अथॉरिटीज के पास। इसीलिए आप ध्यान से देखें, सेक्शन 138 का रिस्ट्रिक्शन भी इसी वजह से IT एक्ट का, वो फ्यूडिशरी कैपेसिटी की इंफॉर्मेशन है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने शैलेश गांधी केस में भी ये कहा, और जो अभी हम 2-3 केस लॉ अभी उसके खोल भी देंगे, जिसमें कि जो उसका की फीचर है सामने आ जाएगा कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है और फ्यूडिशरी कैपेसिटी में है। ये ITR जो है ये एक ऑब्लिगेशन है एवरी SSC का, सिटीजन ऑफ इंडिया, टुवर्ड्स द स्टेट एंड कंट्री।
पे टैक्स और फर्निशिंग सर्टेन पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम, तो ये पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। इसको स्पेशली कोर्ट ऑफ लॉ ने भी एकदम सस्टेन किया है। तो सर किसी के आईटीआर की मांगते हैं इनकम कैसा मतलब अदर देन फर्स्ट पार्टी, यानी अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया खुद नहीं मांग रहा है, सिटीजन ऑफ इंडिया मांगे नहीं फर्स्ट पार्टी मांग रहा है, तब तो आप देंगे ही उसकी इंफॉर्मेशन। हाँ, तभी वो थर्ड पार्टी हो गई ना, तो वो इंफॉर्मेशन स्ट्रेट अवे रिजेक्टेबल है। दो सेक्शंस आए हैं अभी हमारे, एक तो 81E में रिजेक्टेबल है वो कि वो मेरे पास फिडुशियरी कैपेसिटी में फाइल्ड है, और अभी हम 81J पे आ रहे हैं, आखिरी में ज्यादातर सूचनाएं वहां पर रिजेक्ट की जाती है। ठीक, 81J। फिर इसके बाद F जो है ऐसी सूचना है जो कि फॉरेन गवर्नमेंट से कॉन्फिडेंस में हमने रिसीव करके रखी हुई है। G है जो ये भी इंपॉर्टेंट होता है रिजेक्शन में, अगर आपको पास ऐसा कोई मैटर आता है जिसमें उसके डिस्क्लोजर से उसकी फिजिकल सेफ्टी और उसकी लाइफ को इंडेंजर हो सकता है, ऐसी सूचना भी वो रिस्ट्रिक्टेबल है। 81H, अगर कोई आपके पास इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है किसी भी तरह की, तो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन की सूचना देना 81H में रिस्ट्रिक्टेबल प्रोहिबिटेड है, या आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये कैसे हुए कि वो अगर सूचना दे दी गई तो वो विल इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उस प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, तभी तो आप देखिए पुलिस क्या करती है, कोर्ट के पास यही तो कहती है उसकी बेल रिजेक्ट करने के पीछे क्या ग्राउंड होता है कि अगर वो बाहर रहेगा तो एविडेंस को टेम्पर करेगा और हमारी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को हैम्पर करेगा। तो उसी लॉजिक से आप कह लीजिए कि कहीं भी कोई जांच लंबित है तो अगर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो 81H में रिजेक्ट की जा सकती है कि वो उस प्रोसेस को ही हैम्पर करेगा, इम्पीड कर देगा। I है कि कैबिनेट पेपर्स हैं इंक्लूडिंग डेलिब्रेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ अदर ऑफिसर्स। और 81J, ऐसी कोई भी सूचना जिसका कोई भी रिलेशनशिप, ठीक है, किसी भी पब्लिक एक्टिविटी या इंटरेस्ट से नहीं है और वो बिना कारण किसी की प्राइवेसी को इन्वेड करेगा। 81J आर्टिकल 21 से भी लिंक हो रहा है एक्ट, कई केस लॉ में इसको आर्टिकल 21 से भी लिंक कर दिया गया। राइट टू प्राइवेसी इज अ नाउ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो प्राइवेसी आपका एक पर्सनल और फंडामेंटल राइट भी है। अगर वो प्राइवेसी के डोमेन में आ रहा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन के डोमेन में आ रहा है, तो इन दैट केस आप 81J में उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, अनलेस, यहां पर भी देखिए लेकिन वो चीज आ गई कि CPIO हैज satisfied or the reason to believe कि ये इंफॉर्मेशन देना लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है, तब वो दे सकता है। क्या चीज? हाँ, तो ये 81J में है, पर्सनल इन नेचर है, आप लोगों का आपसी विवाद है। ये केस है आपका विजय प्रकाश दिल्ली हाई कोर्ट का, अभी हम खोल भी देंगे उसके मेन जिस फटाफट अभी वेबसाइट पे खोल के दिखा देते हैं कि उन्होंने कहा जो पति पत्नी के विवाद हैं, पर्सनल विवाद हैं, इसमें जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आप शेयर नहीं करेंगे, वो 81J में कवर हो रही है। पर्सनल इंफॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूट क्या क्या है कि वो मेडिकल रिकॉर्ड्स क्या है, वो कितनी बार उसने डॉक्टर को विजिट किया, ठीक, ये सब, उसकी डिडक्शंस क्या हैं, उसका वही ITR की इंफॉर्मेशन क्या है। लेकिन उसमें उन्होंने जाके आखिरी में एक वो चीज दे दी, रिलैक्सेशन, कि पति और पत्नी के केस में, खासकर मेंटेनेंस वाले केसेस में जहां वो मेंटेनेंस राइट क्लेम करते हैं, उसके लिए न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, बहुत ही लिमिटेड पर्पस के लिए उसकी ग्रॉस सैलरी कितनी है वो बताई जा सकती है, वो अलाउ कर देती है CIC ऑन द बिहाफ ऑफ सर्टेन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। अदरवाइज ये सारी की सारी चीजें उसमें कवर हो रही है। हम तेजी से पहले एक्ट को कवर कर ले, केस लॉ पे आते हैं। 8(2) देखिए, सारी बात ये कहता है कि 8(1) में जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं 8(1) में, वो सभी ओवर रूल हो सकती हैं अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट ओवरवे कर जाए, आउटवे कर जाए, ठीक। लेकिन ये CPIO को सेटिस्फाई होना होगा इंफॉर्मेशन देने से पहले। हाँ बताइए। उनका ये कहना है कि अगर ऐसी कोई, ये वाले की बात कर रहे हैं ना, उनका ये कहना, मैंने देखा नहीं ऐसा कोई केस, वो ये कह रहे हैं कि किसी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को जो सूचना आप डिनाई नहीं कर सकते, वो किसी पर्सन को भी डिनाई नहीं करेगी। मतलब पार्लियामेंट में अगर वो सूचना प्रोवाइडेबल है, कोई MP क्वेश्चन रेज करे उसको अगर प्रोवाइड कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप जो MP स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चन है, पार्लियामेंट ही तो मांग रही है सूचना,
अगर वहां पे आप सूचना दे सकते हैं तो सूचना आपको यहाँ भी देनी होगी। पार्लियामेंट को सरकार से हटा के देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, पार्लियामेंट को सरकार से हटा के देखना पड़ेगा हमेशा। सरकार भी जब पार्लियामेंट में बैठती है तो वो एमपी के फॉर्म में ही बैठ रही है, लेजिस्लेचर के फॉर्म में बैठ रही है। एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, जो उसका एक हिस्सा बन के जाती है। फंक्शन वो सेपरेट फॉर्म में करती है क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ को एग्जीक्यूट करती है। बिल्कुल सही है। सेक्शन 9 ये स्पेशली जो आपके वो हैं इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट्स, उससे रिलेटेड है। मतलब एकलौता सेक्शन है जो 8 में ना कवर करके इन्होंने 9 में ले लिया है रिजेक्शन क्लॉज के लिए। बस ये एक इंपॉर्टेंट है। यूज कम होता है, सेवरेबिलिटी। इसमें ये कहते हैं कि ऐसी कोई सूचना उसने मांगी जो कि मिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन है, जिसमें कि सर्टेन इंफॉर्मेशन ऐसी थी जो कि सेक्शन 8 या 9 में कवर हो रही है, रिस्ट्रिक्टेड क्लॉज में कवर हो रही है। मतलब ऐसी कोई सूचना मांगी जिसमें कई सूचनाओं का मिक्सचर है, और वो सूचना उसमें 2-4 सूचनाएं लेट से ऐसी हैं जो कि सेक्शन 8-9 में कवर हो रही हैं, और 2-4 सूचनाएं ऐसी हैं जो कि नहीं कवर हो रही हैं, नहीं दी जा सकती हैं। इफ सीपीआईओ कैन सेपरेट इट, सिवियर इट, सिवियर यहाँ सेवरेबिलिटी का मतलब सेपरेबिलिटी है, अगर वो सेपरेट कर सकता है देन वो जो सेपरेबल सूचना है जो दी जा सकती है वो देगा, और उसकी भी इंफॉर्मेशन देगा कि ये सूचनाएं सेक्शन 8-9 में रिजेक्टेबल थी या रिस्ट्रिक्टेड थी, वो सूचनाएं नहीं देगा। तो ये है इसका मेन पर्पस है सेक्शन 10 का, कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि एग्जाम थी डिस्क्लोजर से सेक्शन 8 में, लेकिन अगर आगे देखें अगर आप ध्यान से, इसमें वही चीज आ रही है कि अगर वो सेवरेबल है तो वो सर्टेन इंफॉर्मेशन देगा, और सर्टेन इंफॉर्मेशन की जानकारी देगा कि हम ये नहीं दे सकते, और साथ ही साथ उसको फिर से अगेन स्पीकिंग ऑर्डर के फॉर्म में देगा और कहेगा कि अगर आप इस सूचना से संतुष्ट नहीं है तो अपील कर सकते हैं, एंड ऑल। और जो रिजेक्टेड वाली सूचना देगा तो उसमें रीजंस ऑफ रिजेक्शन भी देगा कि उसने रिजेक्ट क्यों किया। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन देने के लिए तो उससे पूछना भी होता है। ये आ गया यहाँ सेक्शन 11 पे। एडवाइजेबल ये है कि जब भी 8(1)J इन्वोक किया जाए, 8(1)J ज्यादातर केसेस में केस लॉ में देखा गया, यानी जब हम ये कहते हैं कोई किसी की इंफॉर्मेशन मांगता है और हम सीधे 8(1)J लगाते हैं कि ये इंफॉर्मेशन पर्सनल इन नेचर है और इसके डिस्क्लोजर से अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी ऑफ दैट इंडिविजुअल होगा, ठीक, तो बेहतर है कि आप उस इंडिविजुअल से भी एक बार कंफर्मेशन ले लीजिए, क्योंकि उसमें सेक्शन 7(7) भी चलाएगा। फिर 7(7) कहता है कि जब आप 7 मंथ का ऑर्डर पास करिए तो उसका कंसिडरेशन लीजिए जो रिप्रेजेंटेशन का जवाब सेक्शन 11 में थर्ड पार्टी ने दिया है, आप उसको अपॉर्चुनिटी दे दीजिए। जो भी मैं निशांत मिश्रा का पेज कोट कर रहा हूं उसमें आएगा, उसमें निशांत मिश्रा ने अपनी पत्नी की इंफॉर्मेशन मांगी, ठीक, और सीपीआईओ ने सेक्शन 11 में उसका नोटिस भेजा उसको कि आपको इसके बारे में कुछ कहना है, वो ये इंफॉर्मेशन मांगना चाहता है। सेक्शन 11 में जैसे ही सीपीआईओ के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, सूचना आती है, मतलब एप्लीकेशन आती है रिगार्डिंग आस्किंग इंफॉर्मेशन, तो वो अगर किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, ठीक, तो वो क्या करेगा, उसको एक नोटिस देगा, 10 दिन का समय देगा। उस 10 दिन के समय में, और 10 दिन एक्सक्लूडेबल है, यानी 30 + 10 40 दिन हो जाएंगे, ठीक है, तो उसको सूचना देगा। सूचना देने के बाद उसके पास 10 दिन का समय होगा, ये सूचना 5 दिन में देगा। इफेक्टिवली देखिए तो ये 45 दिन बन जाता है, लेकिन जो उसके पास टाइम होगा थर्ड पार्टी के पास, सब ये सेक्शन 11 में लिखा हुआ है, उसके पास 10 दिन का समय है। 10 दिन में या तो वो उसकी कंसेंट दे देगा कि हाँ ये सूचना दे दीजिए, जो कि 99% केस में नहीं होगा, चाहे कुछ भी देनी हो चाहे ना दी, लेकिन उसके पास वो या तो कंसेंट देगा या वो कहेगा कि ये सूचना मत दीजिए, ये मेरे पर्सनल कैपेसिटी में मैंने आपको दी थी, या व्हाटएवर वो जो भी अपना रिप्रेजेंटेशन में देना चाहे। हाउएवर उसके रिजेक्शन या उसके रिप्रेजेंटेशन के बाद भी यहां पर भी प्रोविजन में दे रखा है कि वो दे सकता है उसकी सूचना, अगेन अगर पब्लिक जो सीपीआईओ है उसको लगता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है उसका जो डिस्क्लोजर है वो लार्जर इन पब्लिक इंटरेस्ट और एक्टिविटी है, उसका जो मेन डोमेन है वो उससे जनहित ज्यादा प्रभावित हो रहा है। नॉन रिस्पॉन्सिव में सर जी थर्ड पार्टी का नॉन रिस्पॉन्सिव नॉन रिस्पॉन्सिव है तो आप डीम्ड एक्सेप्टेंस और नॉन रिजेक्ट नहीं, तब आपको अपने ऊपर वो चीज और देखनी होगी। आप देंगे तो जो थर्ड पार्टी का राइट है, इस केस में क्या है, मान लीजिए अगर यहाँ देखिए ध्यान से,
हेलो ये देखिए हाँ भैया 11 का 4, अगर उसकी रिप्रेजेंटेशन उसने नेगेटिव में दी है, यानी उसने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया और उसके बाद भी आपने सूचना दे दी, तो उसके अपील का राइट बन जाएगा। ठीक, सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 में जो थर्ड पार्टी है वो अपील कर सकती है अगर उसके अगेंस्ट सूचना दी जाए। उसने मना किया और फिर भी सीपीआईओ ने सूचना दे दी तो वो अपील कर सकता है। वो 19(2) में प्रोविजन है, तो अपील तभी कर सकता है ना जब उसने रिप्रेजेंटेशन दिया हो। अगर वो टाइम निकल गया तो उसको ना उसने रिजेक्ट किया था ना एक्सेप्ट किया था, अपील का राइट उसका खत्म हो जाता है। ये एक बात आ जाती है। फिर सीपीआईओ के पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन पे है कि वो 81J को वेटेज दे रहा है और 81J के पर्सनल इन नेचर को वेटेज दे रहा है या लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को वेटेज दे रहा है। ठीक है, सबके मना करने से सीपीआई ने डिपार्टमेंट दे दी सर, तो थर्ड पार्टी जो है वो फिर अपनी क्या करें? ये देखिए हाँ, इसलिए जाएगा कि इन्होंने पेनल्टी लगवाने के लिए जा सकता है, कंप्लेंट कर सकता है सेक्शन 18 में। अभी सेक्शन 18 अपील के अलावा, अपील तो सेक्शन 19(3) में हो रही है सीआईसी के पास। सीआईसी के पास प्राइवेट कंप्लेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल सीपीआईओ ने कोई जवाब ही नहीं दिया, सीपीआईओ ने जवाब नहीं दिया, आपने फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को एप्लीकेशन किया, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने भी कोई जवाब नहीं दिया, तो ग्राउंड्स ऑफ अपील बन नहीं रहा इस केस में, ना रिजेक्ट हुई ना चीजें कुछ हुई, तो वो क्या करेगा? इन दैट केस कंप्लेंट करेगा सेक्शन 18(1) में। अभी आ रहे हैं उस पे। उस कंप्लेंट का कॉग्निजेंस जो है सीआईसी लेकर फर्दर प्रोसेस कर सकता है। कंप्लेंट के ऊपर जब एग्जीक्यूशन करता है, इंक्वायरी करता है, वो सेक्शन 18 में, और जो अपील है उसका डोमेन सेक्शन 19(3) में है। तो ये हमने इसको देखा सेक्शन 11 का भी। तो सेक्शन 11 की जो कल्विनेशन है या जो फर्दर उसका पार्ट आएगा, रेड विथ सेक्शन 7(7) आएगा। 7(7) का मतलब जहां पे अगर थर्ड पार्टी का रिप्रेजेंटेशन है तो बिना उसको कंसीडर किए हुए सेक्शन 7 का ऑर्डर पास नहीं करना होगा। ठीक है, अब ये जो है चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ये सीआईसी और एसआईसी हैं, यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सेक्शन 12, 13, 14 और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन 15, 16, 17, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। अब इसमें इन्होंने इसका कॉन्स्टिट्यूशन, इसका टर्म्स ऑफ सर्विस, इन सब की जानकारी दी है कि देयर विल बी अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड 10 अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और ये एक्सटेंडेबल भी हो सकते हैं। इसके अपॉइंटमेंट का तरीका इन्होंने दिया कि कौन करेगा, तो इसका जो अपॉइंटमेंट है प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एज वेल एज एनी काउंसिल ऑफ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये कमिटी इसका अपॉइंटमेंट करती है। जो अमेंडमेंट हुआ है, मेजर अमेंडमेंट, वो सेक्शन 13 में हुआ है। ठीक है, इसका जो टर्म ऑफ सर्विस था पहले फिक्स था 5 साल का, 2019 के बाद एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कर दिया गया, यानी एज द जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे, और सच टर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो आप ये देख रहे हैं ये चेंज हो गया है 2019 के एक्ट से, ये वाला। ठीक, और इसका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उसका भी सेम चीज है, और देखिए फॉर सच टर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसका भी रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। हाउएवर इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो सीआईसी बन सकता है, ये इसमें मेंशन्ड है, उसका अपॉइंटमेंट सीआईसी के फॉर्म में किया जा सकता है। ठीक, इसको ओथ जो है प्रेसिडेंट दिलाता है। इसका टर्मिनेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट करता है, या प्रेसिडेंट डायरेक्टली भी कर सकता है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, मॉरल टर्पिट्यूड एंड ऑल जो 4-5 कंडीशन होती हैं वो हमारी डिफाइन की है। अब देखिए आप ध्यान से, इसकी जो सैलरी एंड अलाउंसेस हैं इसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इसकी जो सैलरी एंड अलाउंसेस थी पहले इलेक्शन कमिश्नर की इक्विवेलेंट हुआ करती थी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इलेक्शन कमिश्नर को दी जाती थी, उसके इक्विवेलेंट सैलरी थी। तो ये सैलरी एंड अलाउंसेस पेबल टू एंड अदर टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी 2019 के अमेंडमेंट है। तो हमारे जो अमेंडमेंट मेनली कहाँ है, एक सेक्शन 1 में अमेंडमेंट हुआ 2019 में, अब जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया, और ये सेक्शन 13 में अमेंडमेंट है, यहाँ पे है, और उधर सेक्शन 16 में, यानी एसआईसी के केस में भी सेम किया गया है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के केस में। इसको आगे बढ़ते हैं, ये मतलब ये नॉर्मल है, प्रोसीजरल पार्ट है कि कौन कैसे होगा, सैलरी क्या होगी, इसके रिमूवल का तरीका, कैसे हटाया जा सकता है। ठीक, ये देखिए, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर दे रखी है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑन द कंप्लेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऐसा ऐसा करेगा, लेकिन उसके बावजूद प्रेसिडेंट को एक सैक्रोसैंक्ट पावर है कि अगर ये ग्राउंड्स हो तो उसको सस्पेंड भी कर सकता है,
उसको टर्मिनेट भी कर सकता है अगर ये चीजें पाई जाती हैं तो। ठीक है, ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था वहां थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द स्टेट एज वेल एज कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द स्टेट की रिकमेंडेशन पे गवर्नर ऑफ द स्टेट उसको अपॉइंट करता है। अब अगेन वही सारी चीजें आ जाएंगी जो सेक्शन 16 में अमेंडमेंट, जो टर्म ऑफ सर्विस है, यहाँ पे बस ये देखने की जरूरत है एज डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। जो टर्म ऑफ सर्विस है वो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट एसआईसी के केस में भी डिसाइड कर रही है। खाली अपॉइंटमेंट का जो तरीका है, वो अपॉइंटमेंट की जो पावर है वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर और वहां के कैबिनेट मिनिस्टर को है, लेकिन जो सैलरी और टर्म्स ऑफ सर्विस है, टेन्योर ऑफ सर्विस, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। ठीक, इसके भी रिमूवल का तरीका और इसमें भी ऐसा नहीं है कि सुप्रीम हाई कोर्ट करेगी रिमूवल, सुप्रीम कोर्ट करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पे आते हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन, अपील एंड पेनल्टीज, यानी एसआईसी और सीआईसी की पावर क्या है, पेनल्टीज क्या है, यानी चैप्टर 5 सेकेंड लास्ट चैप्टर 18, 19, 20 तीन सेक्शंस हैं इसके अंदर। तो 18 है, देखिए, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द सीआईसी और एसआईसी as the case may be to receive or inquire into any complaint from any person। ठीक, अब देखें यहाँ ध्यान से, ये वाला पार्ट पढ़िए जो अभी मैंने जिक्र किया था, वही है कि आप सीपीआईओ को उसने एप्लीकेशन की, उसने रिफ्यूज कर दिया कुछ भी करने से, फर्स्ट अपील के पास गई, उसने भी कोई फर्दर उसमें चीजें नहीं करी। ठीक है, तो इन दैट केस वो उसकी एप्लीकेशन को, ये सारी चीजें जब फॉलो हो रही हैं तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है और इंक्वायरी क्या कर सकता है, वेयर द सीआईसी और एसआईसी एज द केस में बी सेटिस्फाइड देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू इंक्वायर इनटू द मैटर, इट मे इनिशिएट एन इंक्वायरी इन रिस्पेक्ट देयरऑफ। ठीक, 18(2) की इंक्वायरी कर सकता है और पावर क्या रहेंगी उसकी, जो कि एक सेक्शन 131 में एक आईटी अथॉरिटीज को पावर प्राप्त है, जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में एक सिविल कोड को पावर है, उसी तरीके से समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ द विटनेस पर्सन और डिस्कवरी इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, रिसीविंग एविडेंस ऑन द एफिडेविट, है ना, ये सारी चीजें वो कर सकता है। अपील, अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 19(1) की अपील, ये एफए की अपील है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी 19(1) में है और 19(2) में है। तो अगर कोई व्यक्ति सीपीआईओ के द्वारा दी हुई इंफॉर्मेशन से संतुष्ट नहीं है, ठीक है, जो दिया है, या फिर अग्रीव्ड है उस इंफॉर्मेशन से, उससे सहमत नहीं है, ठीक, और या फिर वो सूचना उसको 30 दिन के बाद प्राप्त हो रही है, नहीं प्राप्त हो रही है, व्हाटएवर इन द केस में भी वो क्या कर सकता है, जो सीनियर रैंक ऑफिसर, इसको एफए कहते हैं, वहां अपील कर सकता है 30 डेज के अंदर। और कंडोनेशन ऑफ डिले हमेशा देना होता है, इसलिए कंडोनेशन ऑफ डिले की पावर जो है वो प्रोवाइडेड तो दे रखी है कि 30 दिन के बियॉन्ड भी अगर अपील फाइल हो रही है तो एफए चाहे तो उसकी डिले को कंडोन कर सकता है, रीजनेबल ग्राउंड्स को अगर सेटिस्फाई करे तो। देखिए, अगर अपीलेंट कहता है कि सफिशिएंट कॉज था जिसकी वजह से वो टाइम से अपील फाइल नहीं कर पाया। 19(2) की अपील वो है कि सेक्शन 11 का डिस्क्लोजर जिसके अगेंस्ट में कर दिया गया, जिस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में, तो उसका भी जो राइट क्रिएट हुआ था सेक्शन 11(4) में, उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे थर्ड पार्टी अपील कर सकता है एफएए के पास, ये इंफॉर्मेशन नहीं देनी थी, आपने दे दी। ठीक है, मेरे रिजेक्शन, मेरे ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद भी। सेकेंड अपील यानी अपील टू सीआईसी और एसआईसी एज द केस में भी, यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, जैसा भी उसका केस हो, ये 90 डेज का समय है इसको फाइल करने के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसीजन, जो भी मिल रहा है उसको एक्चुअली रिसीव जो भी मिल जाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट और उसको एसआईसी और सीआईसी के केस में। और अगेन कंडोनेशन ऑफ डिले 90 डेज के बियॉन्ड भी वो एडमिट कर सकता है। कंडोनेशन ऑफ डिले वाला जो क्लॉज है वो उन्होंने उसके प्रोविजन में दे रखा है। क्या चीज, जो उसको जो डिसीजन जो है विद इन द 90 डेज शुड हैव बीन मेड और एक्चुअली रिसीव्ड बाय द अपीलेंट, मतलब वो सिटीजन ऑफ इंडिया, जब उसको रिसीव हो रहा है फर्स्ट अपील का ऑर्डर। हाँ, 19(4) ये उसके लिए है कि अब थर्ड पार्टी का राइट अगर उसमें इन्वॉल्व है तो उसको भी वो अपॉर्चुनिटी जरूर देगा। थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व है, उसके डिस्क्लोजर नॉन डिस्क्लोजर से रिलेटेड, अगर उसमें पार्टी थर्ड पार्टी भी है, उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दे दी गई है,
तो ये 19(4) में उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी थर्ड पार्टी को देगा। ओनस जो है, जो रिक्वेस्ट जो डिनायल थी 8(1) की या सेक्शन 9 की, वो ओनस सीपीआईओ के ऊपर ही होगा हमेशा, कि वो जिसने डिनाई किया है उस रिक्वेस्ट को, ठीक है। और जो सेक्शन 19(1) और 19(2) की अपील है, क्योंकि अपील का यू कैन से एग्जॉस्टिव सेक्शन है, इसमें सेकंड अपील भी इसी के अंदर है, फर्स्ट अपील भी इसी के अंदर है और सेकंड अपील भी है। तो जो फर्स्ट अपील की टाइम लिमिट है, टाइम बारिंग है, फर्स्ट अपील वो इन्होंने 19(6) में दी है कि 19(1) की अपील हो या 19(2) की अपील हो, तो जो एफएए है वो 30 दिनों के अंदर ऑर्डर पास करेगा, एक्सटेंडेबल अप टू 45 डेज, ठीक। जिसका भी उसको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि 30 दिन के बियॉन्ड वो ऑर्डर क्यों पास कर रहा है, यानी उसकी जो डिलेड टाइम लिमिट है वो 45 दिन के अंदर उसको ऑर्डर पास करना। अब क्या क्या कर सकता है सीआईसी और एसआईसी सेकेंड अपील डिस्पोज करते समय, वो ये सारी चीजें कर सकता है। एनुअल रिपोर्ट भी कह सकता है सेक्शन 141B के अकॉर्डिंग कि आप उसको पब्लिश करिए, ठीक है, जिसने अगर किसी डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ने पब्लिश नहीं कर रखी है। कंपेंसेट करने के लिए भी कंप्लेनेंट को कर सकता है कि आप कंपेंसेट करिए अगर उसने कोई लॉस बियर किया हुआ है। इंपोज एनी ऑफ द पेनल्टीज अंडर दिस एक्ट, एनी ऑफ द पेनल्टीज, अभी पेनल्टीज अगले सेक्शन में सेक्शन 20 में आ रही है, और रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें इन्होंने बता रखी हैं कि बाय डिस्पोजिंग ड्यूरिंग डिस्पोजल ऑफ द सेकंड अपील वो क्या क्या कर सकता है सीआईसी। पेनल्टीज या तो उसको लगता है, किसको, डिसाइडिंग करते समय कंप्लेंट और अपील, ये वर्ड देखिए यहाँ इन्होंने इसीलिए क्या यूज किया है, कंप्लेंट और अपील, यानी ड्यूरिंग द पावर एक्सरसाइजेबल अंडर सेक्शन 18 और द मैटर डिसाइडेबल या डिसाइडिंग अंडर सेक्शन 19(3), दोनों चीजें कवर हैं यहाँ पे। अगर उसको लगता है कि सीआईसी या एसआईसी, ठीक, सॉरी सीपीआईओ और एसपीआईओ किसी वजह से विदाउट एनी रीजनेबल कॉज रिफ्यूज्ड टू रिसीव एन एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन और हैज नॉट फर्निश्ड द इंफॉर्मेशन विद इन द टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 1 और 7, ये 7(2) हो गया है, यानी जो टाइम स्पेसिफाइड में अगर उसने इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी है तो 7(2) यहाँ अप्लाई हो गया पेनल्टी के लिए, ठीक। यानी ये मान लिया जाएगा डीम्ड टू हैव बीन रिफ्यूज्ड और मेलाफाइडली डिनाइड द रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन नोइंगली गिवन incorrect, incomplete, misleading information or destroyed information was subject to the request or obstructed in any manner, जो भी सारी चीजें हैं इसमें। क्या पेनल्टी है, 250 रुपए प्रतिदिन, मैक्सिमम 25,000 रुपए। खाली बात यहीं पे नहीं रुकती है, अगेन ये तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के लिए प्रोविजन डालना ही था। पेनल्टी आप बिना उसकी सुनवाई किए हुए बिना सीपीआईओ की नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है, ये आ गया। लेकिन प्रोवाइडेड फर्दर में इन्होंने दे दिया, आप अपॉर्चुनिटी तो दोगे लेकिन ओनर्स फॉर प्रूविंग, ठीक है, वो सीपीआईओ के ऊपर ही रहेगा कि उसने जो भी एक्शन लिया था वो जस्टिफाइड था और नॉन मेलाफाइड था, ठीक है। या अगर उसने कोई इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट दे दी तो नोइंगली नहीं दी थी, ये जो वर्ड नोइंगली यूज है कि जानबूझ के, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेलाफाइडली नहीं किया, व्हाटएवर जो कंडीशंस उसमें दे रखी है। 20 सबसेक्शन 2, अब देखिए सेंट्रल सीआईसी और एसआईसी को लगता है कंप्लेंट या अपील डिसाइड करते समय कि उसने ये कार्य किया, विद इंटेंट किया, बिल्कुल किया और मेलाफाइडली किया सीपीआईओ ने, तो अपार्ट फ्रॉम इम्पोजिंग पेनल्टी, ठीक है, क्या करेगा, इट शैल रिकमेंड फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द सीपीआईओ और द एसपीआईओ एज द केस में बी अंडर द सर्विस रूल जिसके द्वारा वो गवर्न हो रहा है, ठीक। ये और डिट्रीमेंटल फैक्टर है सीपीआईओ और एसपीआईओ के लिए कि वो ये भी कर सकता है, क्योंकि ग्राउंड्स ऑफ अपील और ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट में जो सिटीजन ऑफ इंडिया यानी एप्लीकेंट है वो ये भी मांग सकता है, क्योंकि ये तो उसका पार्ट है ना एक्ट का। अगर एक्ट से अवेयर होगा तो कहेगा 21 की पेनल्टी भी लगाइए और 22 के अंदर ये कार्रवाई भी करिए। ये मिसलेनियस हमारा शुरू हो गया, इसमें 2 ही 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, बाकी वो प्रोसीजरल पार्ट है कि बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट रूल कैसे बनाएगी, क्या करेगी।
अगर कोई काम आपने गुड फेथ में लिया है तो किसी भी तरह का सूट, प्रोसिक्यूशन, अदर लीगल प्रोसीडिंग, ये प्रोटेक्शन क्लॉज हर एक्ट में होता है। ये हर एक्ट में मिलेगा आपको कि आप उस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कार्य कर रहे हैं गुड फेथ में, तो किसी दूसरे कोर्ट में या कोई सूट या प्रोसिक्यूशन मेंटेनेबल नहीं होगा। और एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, जब से आरटीआई लागू हुआ है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो हमारा है 1923 का, या किसी भी और एनी अदर लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स, जहां पे कोई इंफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्टेड क्लॉज में ही क्यों ना आती हो, वो उसको सुपरसीड करेगा। दैट इज व्हाई अगर कोई इंफॉर्मेशन आपसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मांगी जा रही है और अगर आप वो दे सकते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 एंड 9 ऑफ आरटीआई एक्ट, तो आप सेक्शन 138 में उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। यानी अगर उसने लिख दिया कि यह सूचना मैं सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत मांग रहा हूं, तो आप ये सूचना इस आधार पर रिजेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे सेक्शन 138 में वो कवर हो रही है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 22 का ओवरराइडिंग इफेक्ट आरटीआई एक्ट ने सभी कानूनों के ऊपर और इवन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर भी ले रखा है। ठीक, बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, कोई दूसरा कोर्ट जो है किसी भी तरह का कोर्ट प्रोसीडिंग एनी चीज जो भी है इसमें नहीं इंटरटेन कर सकता अदरवाइज देन बाय जो अपीलेट प्रोसीजर इस एक्ट में ही दे रखा है, इसके अलावा। ठीक है, ये मैटर रिट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। आरटीआई के केस लॉ में आपको रिट भी मिल जाएंगी, क्योंकि रिट ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का वो कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन है, वो इस नॉर्मल कोर्ट केस या से अलग हो जाता है। ठीक है, रिट ज्यूरिसडिक्शन के को डिसाइड करते समय सुप्रीम कोर्ट को भी अनलिमिटेड पावर है और हाई कोर्ट को उससे भी ज्यादा पावर प्राप्त है। हाई कोर्ट की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग द रिट, क्योंकि हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ फंडामेंटल राइट को एंटरटेन करता है और हाई कोर्ट जो है वो अदर लीगल राइट्स को भी आर्टिकल 227 में एंटरटेन कर लेता है। इसी वजह से 148 की जो हमारी नोटिस है वो वहां पे अक्सर चैलेंज कर ली जाती है, फंडामेंटल राइट पे चैलेंज नहीं होती है। अब ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस। सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस को शेड्यूल 2 में इन्होंने प्रोहिबिटेड ऑर्गेनाइजेशन में ब्लैंकेट कवर एक तरीके से दे दिया कि इन ऑर्गेनाइजेशन से पे अगर आप सूचना मांग रहे हैं तो स्ट्रेट अवे वो कह देगा कि इस एजेंसी पे या इस डिपार्टमेंट पे या इस मिनिस्ट्री पे आरटीआई इफेक्ट आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता है, सब्जेक्ट टू वो एलिगेशन ऑफ करप्शन और ह्यूमन राइट्स नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तब ये सेक्शन 24 का एक्सक्लूजन अप्लाई नहीं होगा। ठीक, उसमें एक और इन्होंने कहा कि अगर वो ह्यूमन राइट का मैटर है तो वो सीआईसी की परमिशन से ही दिया जाएगा, वो है इसी के अंदर। ये सब तो मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सीधे इसके शेड्यूल पे आ जाते हैं कि कौन कौन सी एजेंसीज ऐसी हैं जिसको ये प्राप्त है कि वहां पे ये कवर नहीं हो रहा है। ये शेड्यूल 2 है जो सेक्शन 24 का है। ठीक है, जिसके अंदर ईडी है, सीईआईबी है, एनसीबी है, एनआईए है, सीबीआई है, इनकम टैक्स भी है, वो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन 16 नंबर पे। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस लिखी हैं, इसीलिए जब डीजी इन्वेस्टिगेशन सेटअप पे कोई इंफॉर्मेशन आरटीआई के तहत मांगी जाती है तो वहां से स्टेट अवे रिजेक्शन सेक्शन 24 का कहते हुए वो लगा दिया जाता है। ईपी जनरली कहां लगाई जाती हैं? ऑब्वियसली डीजी इन्वेस्टिगेशन के पास लगाई जाती हैं। वो फर्दर स्टेटस पूछता है कि इसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक तो वो 81H में भी कवर हो सकती है। 81H क्या है कि अभी मैटर इन्वेस्टिगेशन में है, वो प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इम्पीड कर सकता है, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन पे सेक्शन 24 अप्लाइड है, उसमें कवर होता है, तो वहां से रिजेक्ट हो जाती है। अभिषेक है, एक केस लॉक हो, उसको डिस्कस कर लेते हैं 5 मिनट। निशांत मिश्रा वर्सेस सीपीआईओ आरटीआई एक्ट डाल दो, खाली आ जाएगा वो। हाँ, बाराबंकी केस। हाँ, 2018 का है केस।
वन ऑफ द लेटेस्ट जजमेंट्स हैं इसमें, और प्रीसीडिंग जजमेंट्स को भी इन्होंने लिया हुआ है जो रेफर्ड है जजमेंट। सीआईसी का जजमेंट है जिसमें रिलाई अपॉन किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट्स। सीपीआईओ डालो, देखो ले लेगा। का जजमेंट है, 18 में इनिशिएट हुआ था। देखिए इसमें इंफॉर्मेशन 81J में इन्होंने इसको रिजेक्ट किया, लेकिन सीपीआईओ ने थर्ड पार्टी 11(1) में उसकी वाइफ पारुल शुक्ला से पूछा भी था और उसने डिनाई किया। ऑब्वियसली रिजेक्ट ही करेगा, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहे थे उसमें, ठीक। अब इसको डिसाइड करते हुए देखिए जो ये केस लॉ अभी है और उसके सर्टेन जिस कभी कोर्ट होंगे, तो जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस लॉ है जिसका मैंने नाम भी लिया था, गिरीश रामचंद्र देशपांडे वर्सेस सीआईसी, ये 2012 का केस है और लैंडमार्क जजमेंट है, कोर्ट किया जाता है बाकायदे। इसके अंदर उन्होंने ये बेसिकली कहा कि जो ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी यानी जो न्यूमेरिकल पर्पस में सर्टेन लिमिटेड इंफॉर्मेशन है वो उसके क्लोज रिलेटिव को आप दे सकते हैं, बाकी जो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक, जो भी चीजें हैं वो अभी और भी एक केस में सुभाष अग्रवाल है सुप्रीम कोर्ट का 2010 को, वो भी अभी आपको दिखाते हैं। उसमें उन्होंने बकायदे वो बता दिया कि किन किन चीजों को पर्सनल इंफॉर्मेशन के दायरे में मानेंगे। मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उसके, ट्रैवल हिस्ट्री है उसकी, ये सारी चीजें उसके पर्सनल मैटर है, व्यक्तिगत है और राइट टू प्राइवेसी का इन्वेजन होगा तो वो उसको आप नहीं देंगे। ये देखिए दिल्ली के केस में विजय प्रकाश वर्सेस यूआई एंड अदर्स, इन्होंने कहा कि प्राइवेट डिस्प्यूट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, द बेसिक प्रोटेक्शन अफोर्डेड बाय द वर्च्यू ऑफ द एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर एनेक्टेड अंडर सेक्शन 81J कैन नॉट बी लिफ्टेड और डिस्टर्ब्ड unless the petitioner is able to justify how such disclosure would be in public interest। जो petitioner है अगर वो ये प्रूव करे और सीपीआईओ को बिलीव हो, जैसा कि सेक्शन 8(2) में और 81J के प्रोविजन में दिया है कि अगर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन से कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जन सामान्य को उससे फायदा मिलने वाला है तो उसका डिस्क्लोजर किया जा सकता है, क्योंकि वो पर्सनल इंफॉर्मेशन के डोमेन से या रिस्ट्रिक्शन से बाहर चला जाएगा। हाँ बिल्कुल करनी चाहिए कि उसमें है रिलेवेंट पैरा 81J का कोट कर देना चाहिए कि ये जो है इसका कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट या एक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं है और ये अनवारंटेड इन्वेजन है उसकी प्राइवेसी में। नहीं जरूरत नहीं, अननेचुरल मतलब अननेसेसरी या सुपरफ्लुअस कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली एक्ट कोट करें और इट इज हेल्ड बाय ऐसा सुप्रीम कोर्ट, मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए। प्राइवेट पे तो वैसे भी लागू नहीं आ रही है, तो पब्लिक सर्वेंट जो है उसको तो हमें देना ही नहीं, क्या देना है ऊपर उसमें उसकी सिर्फ सैलरी की इंफॉर्मेशन देनी। अगर उसमें भी एक केस लॉ में आया है नहीं, सिर्फ ग्रॉस सैलरी आप दे सकते हैं। अगर वो ये बात की है कि उसके एसेट, आईटीआर में तो बहुत सारी चीजें होती है, उसकी एसेट लायबिलिटीज की डिटेल, उसके बैंक खाते हैं जी, नहीं टोटल इनकम मतलब ग्रॉस सैलरी वो निकाल के दे दीजिए, वो अभी इसमें आएगा, देखिए इसमें कोट करते हुए आएगा। आप आईटीआर छोड़ दे रहे हैं, एग्जैक्टली आईटीआर छोड़ दे रहे हैं। आईटीआर में तो बहुत सारी और इंफॉर्मेशन है ना, आपके एसेट लायबिलिटीज की डिटेल है। इवन मैं आपको ये बता रहा हूँ केस लॉ है रहमत बानो केस लॉ है, ये सारी चीजों में इन्होंने बाकायदे स्पेशली मेंशन किया है कि सैलरी स्लिप देने की बात आई वहां पे, उन्होंने कहा सैलरी स्लिप में भी इनकम टैक्स कितना पे करता है, डिडक्शंस कितने जा रहे हैं और इंश्योरेंस कहाँ पे जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन भी है, ये भी पर्सनल नेचर के दायरे में जाती हैं। आप सिर्फ लिमिटेड पर्पस के लिए उसकी ग्रॉस सैलरी डिस्क्लोज कर सर सैलरी देंगे, ग्रॉस इनकम नहीं देंगे ना, अदर सोर्सेज वगैरह से सामने नहीं सर, एज आईटीओ एंड एज डीडीओ एंड एज आईटीओ दोनों डिफर करेगा सर। एज आईटीओ तो आप ग्रॉस इनकम देंगे, उसमें तो सब कुछ आ जाएगा, इंटरेस्ट भी आ जाएगा सर। एज डीडीओ बात होगी ग्रॉस सैलरी की। नहीं, आप अगर आईटीआर देख के ग्रॉस सैलरी बता सकते हैं तो ग्रॉस सैलरी बता देंगे, ग्रॉस ही बतानी पड़ेगी सर, सैलरी ग्रॉस सैलरी बताएंगे सर।
आप ITR देखेंगे तो बाइफरकेशन में आपको दिख जाएगा ना कि सेक्शन 17 में और सेक्शन 15 में वो डिस्क्लोज क्या कर रहा है, दिख जाएगा, बता दीजिए। ये बकायदे कहा है, एक्ट में कहा है। अब देखिए इन्होंने इसका जिक्र किया, ये देखिए शैलेश गांधी, बॉम्बे हाई कोर्ट, ये कह रहा है कि देखिए petitioner possibly being aware of the said position that therefore sought the content filing ITR is a public activity. I am afraid the said ये कोर्ट की वर्डिंग्स है। I am afraid the contention is thoroughly misconceived as filing of ITR can be no stretch of imagination is said to be public activity but is an obligation which citizen owes to the state which to pay his taxes and since the information is held by income tax department in fiduciary capacity the same cannot be directed to be revealed unless the prerequisites for the same are satisfied. Prerequisite of the same क्या है? Larger public interest prove करना on the part of petitioner जिसने वो application दायर की। वो तो सर उस केस में तो कभी होगा ही नहीं। अगर होगा तो पॉसिबल है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, अगर होगा सिमिलर चीज देखिए नरेश त्रेहन जो ऑब्वियसली वेल नोन नरेश त्रेहन, उनका केस भी कोर्ट है इसमें, दिल्ली हाई कोर्ट का। हाँ कोर्ट किया गया केस कि पब्लिक एक्टिविटी नहीं मान सकते कि उनकी जो प्रोसीडिंग्स चल रही है और वो सारी बातें हैं उसका डिस्क्लोजर आप कर दीजिए, फिड्यूशरी कैपेसिटी में ही वो सारी चीजें हैं, वो नहीं आप ऐसे दे सकते। ठीक है, तो कई केस लॉ कोर्ट करते हुए इन्होंने फाइनली जब हेल्ड किया है तो देखिए ये देखिए, हाँ सुभाष चंद्र अग्रवाल का भी मैं जिक्र कर रहा था सुप्रीम कोर्ट के आपके 2010 का जजमेंट है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने एक एग्जॉस्टिव नहीं बट एक सजेस्टिव या एग्जाम्पल फॉर्म में जो लिस्ट दिया हुई है देखिए, ITR को भी प्रॉपर उसमें उन्होंने मेंशन किया है, इवन कि ACR, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, प्रोफेशनल रिकॉर्ड, ये सब उसका पर्सनल नेचर का इंफॉर्मेशन है, इसकी कोई भी पब्लिक हियरिंग नहीं है। तो इन जनरल जब तक कि वो प्रूव ना हो जाए कि उसका जो डिस्क्लोजर है वो आउटवे करेगा उसके 81J को, उसके पर्सनल नेचर की इंफॉर्मेशन को 81J प्रिवेल करने वाला है। ठीक, और ये भी हाई कोर्ट्स ने एकदम माना कि जो ITR है वो या जो डिटेल फाइल करता है SSC इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, वो फिड्यूशरी कैपेसिटी में फाइल करता है। तो 81E भी वहां पे चला आ रहा है कि द इंफॉर्मेशन फाइल्ड विद अस इज इन द फिड्यूशरी कैपेसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए, नहीं यहाँ ग्रॉस इनकम ही कहा है इसने, लेकिन जो सैलरीड एम्प्लॉय है सैलरी का ही एक तरीके से लिंक आ रहा है। अब वर्ड ग्रॉस इनकम यूज है दे दी। ITO तो आपके लिए कोई बिजनेसमैन की मांग रही हो सर, तो कहने का मतलब ये है कि वो यहाँ पे बात क्यों आ रही है, देखिए यहाँ पे बात आ रही है, यहाँ पे देखिए कहीं मेंशन आएगा, ये देखिए ये केस टू केस मेंशन करेगा इस बात पे। अगर वो डिफेंड कर रहा है, जो भी व्यक्ति है प्राइवेट पार्टी है, वो मेंटेनेंस केस के लिए मेंटेन कर रहा है, मतलब वो केस कर रहा है कि मेरा जो जिससे मैं अलग हुआ हूँ स्पाउस से, उससे मुझे मेंटेनेंस राइट चाहिए। लिमिटेड पर्पस के लिए स्पेशल केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने और फाइनली ऑन द रिलायंस अपॉन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन्होंने कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ ये लिमिटेड इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो ऐसे ही पता रहेगा है। तो इस एक केस लॉ में रेफरिंग केस लॉ बहुत सारे हैं, इसका एक काउंटर केस लॉ और है गुजरात का, ट्रस्ट का केस है, पब्लिक ट्रस्ट का। वहां पे जो सेक्शन 12 और 11 में एग्जम्पशन ली हुई ट्रस्ट है, उसके डिस्क्लोजर की इंफॉर्मेशन का भी एक केस है। तो उसको पब्लिक एक्टिविटी माना या नहीं माना, उसको सर्च करिएगा, उसमें माना, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट से आपको एग्जम्पशंस मिल रहे हैं और चैरिटेबल एक्टिविटीज में आप शो कर रहे हैं, इसलिए उसका डिस्क्लोजर उन्होंने उसको अलाउ किया उस केस में। अपना छोड़ के कोर्स अपना तो बहुत उन्होंने रजिस्टर किया, शायद लास्ट में शायद उन्होंने कहा है कि अपनी ITR को प्राइवेट प्रॉपर्टी या 81J का जो प्रोटेक्शन है वो दिया है, हमेशा से दिया है। नहीं, पहले तो सर उन्होंने कोर्स को भी एकदम रखा था ना, ऐसे, लेकिन अभी लेटेस्ट कुछ जजमेंट उसमें भी आया है 1-2 साल पहले
कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स को अभी भी कंप्लीट नहीं, प्रोसीडिंग तो डेफिनेटली नहीं। हाँ वो कंप्लीट जजेस की बात कर रहे हैं कि जजेस की बात का है। हाँ ये दो चार बात बता। कुछ फाइनल नहीं है लेकिन वो फिर भी उसको देखा जाएगा क्या टैक्स देने के लिए उपलब्ध है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है क्योंकि उसमें अगर चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए वो केस कब है डिस्कस कर लेंगे कि वो उसमें जो एक्टिविटी है उसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट से कंसर्न